हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? आज के लेक्चर पे हमने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करना है, जैसे मैं आपको पहले की वीडियो पे भी बता चुकी हूँ। आज हमने बात करनी है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ओके, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आज की सेकंड वीडियो पे हम लोग हमारा पेपर सेकंड को कवर करेंगे, जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो जो यूनिट आपकी इंक्लूड हुई है, वो सारी यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पर डिस्कस करनी है। ओके, तो देखो ना, ये सारी चीजें डिस्कस कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो पे भी बताई हुई थी। वो ये कि देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करा दूंगी, बट उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको किस टाइप का क्वेश्चन देती है। ओके, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिलाऊंगी कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाता है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज क्या अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पैटर्न बनाती है और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन देती है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी किस टाइप की क्वेश्चन ज्यादा देती है, थ्योरेटिकल देती है या क्वेश्चंस को घुमा के देती है, या सिलेबस का जो क्वेश्चन है उसी को उठा के मतलब सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है उसी को उठा के वहीं दे देती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको एक ही टॉपिक, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे मिलते जुलते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और उसी अकॉर्डिंग आप रिवीजन कीजिए ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, तो देखो, हमारा पहला जो यूनिट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, तो इस यूनिट के अंदर काफी सिंपल यूनिट है, सारे टॉपिक आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, बट आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ, आपने क्या क्या टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखो, इस यूनिट के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है और काफी सिंपल टॉपिक है, तो आप इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। ठीक है, तो मैं इस पे भी लेक्चर आपको दे चुकी हूँ, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स तो प्रोवाइड किए हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक मैंने जहाँ छोड़े मैं आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक मैंने छोड़े हुए हैं। तो देखो, यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे क्या है, लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड का जो ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और दो टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि डिफाइन लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि लोकलाइज बॉन्ड और डीलोकलाइज बॉन्ड होते क्या है। और दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो इलेक्ट्रॉन की टर्म में पूछा जाता है, कि आपसे पूछ लेंगे डिफाइन लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वहां कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, वो बॉन्ड की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड किससे बने हुए, दो इलेक्ट्रॉन से बने हुए। तो आपने क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, लोकलाइज और डीलोकलाइज बॉन्ड बोले या फिर लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बोले, वो बात सेम चीज की कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली वो बराबर लेवल के, यानी कि इनमें से इन क्वेश्चंस में से शॉर्ट नोट आपको जनरली पूछा जाता है। वैसे आपको ये यूनिट के अंदर नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस है वो हमेशा शॉर्ट नोट में ही आएंगे, लॉन्ग में आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है आपका कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। तो ये जो चार टॉपिक है, इनमें से कोई ना कोई एक को पूछा ही जाता है, इनमें से शॉर्ट नोट बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो आपने क्या करना है, सारे टॉपिक को अच्छे से लिखना है। पहले आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कौन से करने हैं, उस टॉपिक को बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। पहले डेफिनेशन, एग्जांपल, कंडीशंस, क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन है तो वो क्लासिफिकेशन लिखो, सारी चीजें प्रॉपरली लिखिएगा। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कंजुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आपको क्वेश्चन बन सकता है क्रॉस कंजुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और आपको क्वेश्चन बन सकता है हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और रेजोनेंस को एक्सप्लेन कीजिए। और आप एक और चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, इसे यहाँ पर को लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंस को लॉन्ग में भी पूछ लिया जा सकता है। तो अगर ये लॉन्ग में पूछेगा तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, एग्जांपल, सारी चीजों को कवर करते हुए एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन एज अ शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, अगले जो क्वेश्चंस इसमें मैं डिस्कस कराने वाली हूँ वो भी आपको शॉर्ट नोट पे मिलेंगे। इस यूनिट से सारे क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट में ही आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला है आपका बॉन्डिंग इन फुल रिंग। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये अलग है, पूरी यूनिट से हटके टॉपिक जैसा है। तो बॉन्डिंग इन फुल रिंग आपको पता
पता होना चाहिए, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। शॉर्ट नोट आपका आया हुआ है टॉटोमराइजेशन पे। देखो ये जो टॉपिक है वो मैं स्किप कर गई, मैं आपको इस पर लेक्चर नहीं प्रोवाइड करा चुकी हूँ, मतलब करा पाई। तो आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो आप इसे पढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट है और इसे लॉग में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पूरा इसमें आपने कीटो इनॉल को पूरा खोल खोल के एक्सप्लेन करना होगा, सारी कंडीशंस वगैरह बतानी होंगी। तो इसको आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, लेकिन अगर आपने मेरी वजह से स्किप किया है तो फिर भी कोई डोंट वरी हो जाओ आप, क्योंकि देखो यहाँ पर को क्या है ना, यहाँ पर आपने इस यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक है बाकी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। एक टॉपिक छोड़ा है तो आप इसे ऑप्शन में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो टॉटोमराइजेशन आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है फिर भी कोई बात नहीं, बाकी के टॉपिक आप कवर कीजिएगा, ठीक है। इस पे भी आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन बनता है ना वो है आपका एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, काफी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर ये टॉपिक। और इस टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है तो देखो, अगर आपने एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पूरी तरीके से पढ़ा हुआ है ना तो आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि पहले आपसे पूछ लेगा कि क्राइटेरिया बताओ जिसकी वजह से आप किसी कंपाउंड को चेक करते हैं कि हाँ ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, या फिर क्राइटेरिया बताओ कि वो क्राइटेरिया बताओ जिससे आप चेक करते हैं कि आपका जो ये गिवन कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपको क्राइटेरियाज पता होनी चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। अगर आपके पास ये वाला मटेरियल नहीं है, क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एरोमेटिक ऑफ ए कंपाउंड, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास इसका पूरा थ्योरी मटेरियल है, मैं आपको उसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो डायरेक्टली शेयर कर दूंगी, वीडियो नहीं भी बना पाई तो मैं आपको मटेरियल शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है, ठीक है। अगला जो बनता है हमारा वो क्या है, अगला क्वेश्चन इसका बनता है एरोमेटिसिटी इन एन्युलिन। तो देखो एन्युलिन आपको कंपाउंड बोल रखा है ना, एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एन्युलिन जो आपका ग्रुप ऑफ कंपाउंड एक टाइप की क्लास है, तो उन क्लास के लिए, उन कंपाउंड के लिए आपने एरोमेटिसिटी को चेक करना होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एन्युलिन में कुछ कंपाउंड आपके एरोमेटिक कंसीडर किए जाते हैं, कुछ एंटी एरोमेटिक और कुछ नॉन एरोमेटिक। तो आपने एन्युलिन के रिस्पेक्ट में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पढ़ना ही पढ़ना है। और स्पेशली यहाँ पर आपको कॉर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कॉर्ड का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शनल केस लगता है। तो एन्युलिन में बहुत एक्सेप्शनल केस है, तो आप एक टेबल बना के चेक कर लीजिएगा कि ये एन्युलिन क्या होता है, 4 एन्युलिन क्या होता है, 6 क्या है, 8 क्या है, 12 क्या है, 14 क्या है, 18 क्या है। तो ये एन्युलिन किस टाइप के बिहेवियर शो करते हैं, तो एक टेबल के फॉर्म में लिख लीजिएगा। अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला ये शो करता है, तो आप कोई भी रीजन तो आपको सारे पता ही है, तो रीजन डाल के आप कुछ भी अपना आंसर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक टेबल के फॉर्म में आप उसे अपने पहले माइंड पे फीड कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया एन्युलिन के बेस पे क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है शॉर्ट नोट पे, क्योंकि आपके सिलेबस पे यही टॉपिक उठा के रखा हुआ है, तो इसी टॉपिक को क्वेश्चन पेपर में डाल देते हैं कि आप एरोमेटिसिटी बताओ बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड में। तो आपको पता है बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड पे भी मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। बेंजीनॉइड कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन एज अ न्यूक्लियस हो, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, जैसे आपकी नेफ्थलीन होगी, एंथ्रासिन होगी, ये कंपाउंड में क्या है, बेंजीन तो एक न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके। और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक तो है बट उसमें बेंजीन रिंग का जैसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसे कंपाउंड के लिए भी आपको एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। इसमें ऑब्वियस बात है शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा, इसमें आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं दे जाएंगे, इसमें आपको सीधे शॉर्ट नोट पूछेगा। तो शॉर्ट नोट भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप वो चीज भी पढ़ लीजिएगा। और अगला जो है वो आपका होता है एंटी एरोमेटिसिटी पे भी शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा गया है। हम लोग एरोमेटिसिटी पे अपना फोकस करते हैं, एंटी को छोड़ देते हैं, नॉन पे तो इतना नहीं पूछा जाता है, एंटी पे पूछा जाता है, एंटी एरोमेटिसिटी पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपको डिफरेंस भी पढ़ना है, मे बी आपका टीचर ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, या फिर इनकी फिनोमिना एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी में डिफरेंस। तो आपने ये चीज भी अपने माइंड पर रखनी है। तो अगर आपने ये टॉपिक पूरी तरीके से पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये टॉपिक भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हुई। अगला जो क्वेश्चन बनता है, तो देखो ये भी आपके सारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएंगे, इसमें तो सारे क्वेश्चन सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चंस। तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है इसके बाद वो है अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। इस पर भी मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी ये टॉपिक, तो स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आपने बाकी टॉपिक को कवर किया है। तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है। बट ऑप्शन में रख रहे हैं तो ये चीज माइंड पे रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन ऑप्शन में रख रहे हैं तो उस यूनिट के बाकी टॉपिक्स आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, कि अगर क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन। हकल रूल आपको पहले से ही पता होगा, इंपॉर्टेंट है।
पीएमओ अप्रोच काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। और होमो एरोमेटिसिटी, तो आपको पता है होमो एरोमेटिसिटी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये अलग है, ठीक है, ये सारी चीजों से अलग हटके हुए है, तो इस पे भी आपका शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपने डिस्कस कर लेने हैं। किसी को ऑप्शन में रख रहे हैं, जैसे मैंने बोला अगर आप किसी टॉपिक को ऑप्शन में रख रहे हैं तो बाकी की टॉपिक पूरी तरह से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो मैंने आपको बता दिया इस यूनिट के अंदर, ओके। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरी यूनिट पे हम लोग जाते हैं। दूसरी यूनिट है आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत सिंपल है, डायरेक्टली उठाए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। इससे जो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है ना, ये आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है, इसमें इतना ज्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, इसके अंदर आप क्या करते हैं, अगर आ भी जाएगा तो आप कर लेंगे आसानी से, क्योंकि अब इतना तो पता है अलग अलग टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर रिएक्शंस पता है तो उसका मैकेनिकल पाथवे तो आप समझा ही देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ठीक ठाक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है आपका शॉर्ट नोट ऑन हैमंड्स पोस्टुलेट, ओके। अब होता क्या है ना, देखो अगर आपका एग्जामिनर क्या करता है ना, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, मतलब सिलेबस देखते हैं, वहां पर को कुछ प्रिंसिपल, पोस्टुलेट, इफेक्ट, ऐसे टाइप की थ्योरी, ऐसे चीज दिखते हैं ना, तो वो उनको डायरेक्टली उठा देते हैं क्योंकि वो दिखने में थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के दिखते हैं। तो ये पोस्टुलेट है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो इफेक्ट है, इनको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, छोटे से ही है, आप बस अपने माइंड पे रखिएगा कि हैमंड पोस्टुलेट क्या होता है, कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है। आइसोटोप इफेक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक्स को आप अपने माइंड पे रखिएगा। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन लीनियर फ्री एनर्जी। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेरे से इसमें क्या है, बहुत बच्चों ने इस पे रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो बनाओ, बट मैं बना नहीं पाई थी। तो आपने ये टॉपिक भी कवर करना है, अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो बाकी टॉपिक तो आपने कवर किए हैं, तो कोई इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगला जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई एक रिएक्शन इंटरमीडिएट दिया जाएगा और उसे एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वो सारे फीचर्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा जो आपके सिलेबस पे दिए हुए हैं। आप कुछ भी फीचर्स मत समझा दीजिएगा, मतलब कुछ भी चीजें आप मत बता दीजिएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस पे दिया है आप वही चीजों को कवर करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फालतू चीजों को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी इंटरमीडिएट पूछे, स्पेशली आपका नाइट्रिन, कार्बिन और बेंजीन, क्योंकि ये आपके नए सिलेबस पे ऐड है, ये छोटे छोटे तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से, फ्री रेडिकल, एनायन, कैटायन, तो ये वाले टॉपिक्स को भी आप देखते रहिएगा। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है हम इंपॉर्टेंट देखते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेरी अकॉर्डिंग तो आप सारे देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल है इनकी आपने, और सारे इंटरमीडिएट है तो फीचर्स ऑलमोस्ट क्या होता है इनके सेम ही रहता है। तो इनको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कवर कर लीजिएगा इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अगली यूनिट स्टार्ट होती है हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को मैं पूरा कवर नहीं करा पाई हूं अभी, बट फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे डिस्कस कराती हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। देखो जो पहला क्वेश्चन इसका बनता है वो है आपका, सीधे आपसे पूछेगा एफएमओ डायग्राम बताओ, किसके रिस्पेक्ट में, आपके सिलेबस में 3 कंपाउंड दिए हैं, इथाइलिन, 1,3 ब्यूटाडाइन और 1,3,5 हेक्साट्राइन, ओके। तो आपसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एफएमओ डायग्राम बनाओ, इनमें से कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा उनके लिए बनाओ, जो कि काफी इजी है। आपको पहले डायग्राम नहीं बनाना, पहले मैंने आपको क्या बोला, पहले आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि एफएमओ डायग्राम होता क्या है, देन आप बताइएगा कि इथाइलिन का एफएमओ डायग्राम क्या होगा, कितना छोटा है, इथाइलिन का तो थोड़ा उससे बड़ा, और थोड़ा 1,3 हेक्साट्राइन का थोड़ा और लेंथी है। तो आपने क्या है, तो सिंपल काम तो एक ही करना है, तो आपने ये चीज एक्सप्लेन करना है और वहां पर को होमो और लूमो को एक्सप्लेन करना है कि होमो कौन होगा, लूमो कौन होगा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो जनरली पूछा नहीं जाता, वो है व्हाट आर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इससे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बताओ, इसके क्लासिफिकेशन बताओ, बट अगर पूछा जाएगा तो आपने क्या करना है, ये जो हम नीचे पढ़ रहे हैं ना, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ, देखिए यहाँ पर को मैंने इसका नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा है वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, ओके। तो इससे क्वेश्चन बनता है, इससे पूरे लॉन्ग में पूछा जाता है पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, जैसे आपको एफएमओ डायग्राम दे दिया, 2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में दे दिया, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, और आपने इसके दोनों मोड बताने हैं, 2 मोड होते हैं इसमें, कॉन्ट्रोटेटिव और डिस्ट्रोटेटिव, और जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी जो रिएक्शन चल रही है वो थर्मली प्रोसीड हो रही है या फिर फोटो के थ्रू प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो आपने ये चीज अपने माइंड पर रखनी है कि यहाँ पर को इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर को देखो इसके साथ साथ आपकी दूसरी जो रिएक्शन है साइक्लो एडिशन रिएक्शन,
इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये दोनों तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है, इनके दोनों मोड, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन और इनके दोनों टाइप के एडिशन, दोनों दो टाइप के एडिशन इसके अंदर हम पढ़ते हैं, दोनों एडिशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये पढ़ा है वो तो ठीक हो गया, लेकिन अगर आपसे सीधे पूछ लिया टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन तो पता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप ये दोनों को ही ऐड कर देना, क्योंकि ये दोनों ही इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो सेपरेट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ये दोनों टॉपिक कवर करो, ये टॉपिक खुद ब खुद कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आए। उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, आपको सीधे क्या है ये पूछ लिया जाता है, कोरिलेशन डायग्राम बताओ, एफएमओ अप्रोच बताओ, पीएमओ अप्रोच बताओ, किसमें, कॉन रोटेटिव और डिसरोटेटरी में, ठीक है। तो आप जब कॉन रोटेटरी पढ़ेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, डिसरोटेटरी पढ़ेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में इसके जनरली क्वेश्चन पूछे जाता है। तो लॉन्ग में क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ज्यादा नंबर फंसने वाला है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो किसी से रिलेट करके उसे एटलीस्ट समझा दीजिए, ताकि कुछ नहीं तो कुछ तो मिले, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपने समझा देना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगला आपको ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी आपके सिलेबस पे दी है, तो ये दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन और लास्ट में ये आपका टॉटोमेरिज्म है, ये भी पढ़ लीजिएगा, और ये दो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कवर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है आपकी, एक है 3355 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, एक है आपकी क्लेजनकॉफ एजोकॉफ रीअरेंजमेंट। तो सिंपल सिंपल है, थोड़ी ट्रिक ट्रिक लगा के आप इसे माइंड पे डाल दीजिएगा, ये पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ये चीज क्लियर आई। अगला अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारी छोटी छोटी यूनिट बची, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। ये छोटी यूनिट के अंदर सिर्फ आपको क्या है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट में, ठीक है। और लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपकी पहली यूनिट है, फोर्थ यूनिट है आपकी एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है आपको SN1 और SN2 को एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन क्या होती है। आपसे पूछ लेंगे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपने लिमिटेड डिफरेंस बताना है, ज्यादा मत बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम की भी कमी होती है, और मार्क्स अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो बस इतना मटेरियल बताइएगा कि 3 मार्क्स के लिए वो सफिशिएंट रहे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर को SN1 SN2 पे डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो आप इसे डिफरेंस की रिस्पेक्ट पे ही पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूछेगा, अभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगला इसमें जो शॉर्ट नोट आते हैं वो किस में आते हैं मैं बताती हूँ। SNI रिएक्शन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, सेट रिएक्शन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, साथ ही साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एलाइलिक एलिफेटिक ट्रायंगुलर ट्राइगोनल और विनाइलिक कार्बन, इन सारे कंपाउंड पे, इन सारे कार्बन्स पे क्या है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एज अ शॉर्ट नोट आपको पूछा जाता है। एनजीपी भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनजीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोलना चाहिए काफी नहीं, एनजीपी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनजीपी पर शॉर्ट नोट पूछा ही पूछा जाएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर ये टॉपिक आपने कवर किए तो इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट नोट आपको पूछा ही जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको फालतू चीज नहीं बता रही, मैं आपको जस्ट इंपॉर्टेंट टिप चीजें बता रही हूँ कि एनजीपी काफी इंपॉर्टेंट है। एंटीमेरिक असिस्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे सेपरेटली नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसे एनजीपी में इंक्लूड कर सकते हैं, उसी के थ्रू समझा भी सकते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में एक्सप्लेन करना, जो कि काफी इजी है, कि टॉपिक तो बहुत इजी है, ओके। और आप इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा, मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा भी हुआ है तो एटलीस्ट आप एक बार उसे देख लें, क्योंकि टॉपिक बहुत सिंपल है, आपके माइंड में चीजें फीड हो जाएंगी, तो कुछ नहीं तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मतलब ऐसा छोड़ना मत, क्योंकि बहुत टफ टॉपिक कोई भी नहीं है इनमें से, सारे के सारे टॉपिक सिंपल है, तो सब कवर कीजिए, ठीक है। अगला है, देखो ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है, मैं इसे ऐड नहीं करने वाली थी, बट कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आपको किन किन के रेफरेंस में बात करनी है, इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप और टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो तीनों के रिस्पेक्ट में बात करके बता दीजिएगा कि आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, मतलब ये फैक्टर्स कैसे न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है,
शॉर्ट में पूछे ही जाते, तो कुछ मत छोड़िएगा। ओके, अगला आता है आपका, देखो एरोमेटिक में मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जनरली। 2 क्वेश्चन आपके क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमें पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काफी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों होती है मैं आपको लेक्चर पे बता चुकी हूँ। और डिफिकल्ट होती है तो ऐसा तो नहीं क्या है कि हमारा कोई चीज डिफिकल्ट है तो हम छोड़ देंगे, हम क्या करते हैं उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, 2 रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, दोनों रीजन आपने यहाँ पे बताने हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में क्यों डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर को आपने SN1 SN2 वाला आपको कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे, या जो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट क्यों होती है, या क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आप बताइए कि आपने अलग अलग मोड, हमने बोला था कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमने निकाल के चेक, मतलब ये निकाल दिया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं, और इसके भी अलग अलग मोड थे, SN1 मोड, SN2 मोड, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया इंटरमीडिएट जो था आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आपकी इस यूनिट में यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 नहीं पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है, लास्ट वाली मैकेनिज्म, यानी कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कराओ, बट किसकी वजह से कराओ, वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट, यानी कि ऐसे कराओ कि आपका इंटरमीडिएट क्या बने, बेंजाइन बने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको SN1 SN2 SN1 SN2 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। SN1 SN2 आप यहाँ पढ़िएगा, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में पढ़िएगा, और यहाँ पर आपको SN1 SN2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे, बट किसके थ्रू, बेंजाइन एज अ इंटरमीडिएट के थ्रू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। और इसमें आपने सारी कंडीशंस वगैरह लगानी है कि अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कहाँ पर अटैक होता है, अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो कहाँ अटैक होगा, सारी चीजें जो मैंने आपको डिस्कस कराई थी आप यहाँ पर पढ़िएगा, मैंने आपको सारी चीजें समझा रखी है। ओके, तो ये हो गई यूनिट 5। और लास्टली आती है आपकी यूनिट 6, जो है आपकी एरोमेटिक बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें भी आपको SN1 SN2 पढ़ने की, सॉरी SE1 SE2 सेट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, SE21 SE2 टाइप का ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको एरिनियम आयन पढ़ना है, जो कि एज अ इंटरमीडिएट आपको इस टाइप की रिएक्शन में देखने को मिलता है। तो माइंड पर रखिए, SN1 SN2 आपने सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरिनियम आयन आप पढ़िएगा, एरिनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट पड़ेगा, इसका ओरिएंटेशन, इसकी रिएक्टिविटी, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सब पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये पूरा पूछा गया है, ठीक है। तो अगर एरिनियम आयन पूछा गया है तो आपको ये तीनों सारी चीजों की रिस्पेक्ट में बताना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज कटेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग आपने चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो एरिनियम आयन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, पढ़िएगा। इसके साथ साथ आपके ये शॉर्ट नोट में और क्वेश्चन भी है, बट अगर क्या है ये वाले क्वेश्चन आए तो इनके कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका ओपी रेशियो। ओपी रेशियो मतलब ऑर्थोपैरा रेशियो आपको समझाना है, साथ ही साथ इप्सो अटैक क्या होता है, और उसके साथ साथ 2 रिएक्शन है आपकी, विल्सनियर और गटरमैन कॉच, जो कि दोनों क्या है, सेम है, मतलब दोनों की रिएक्शन में आप सेम काम करता है, बट हमारा रिएक्शन कंडीशन थोड़ी अलग अलग होती है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो एरिनियम आयन। एरिनियम आयन के तीनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इंटरमीडिएट, ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी और एनर्जी प्रोफाइल डम, चारों के रिस्पेक्ट में, ओके। उसके बाद ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे टॉपिक है, ऑर्थोपैरा रेशियो क्या होता है, इप्सो अटैक क्या होता है, और ये 2 नेमिंग रिएक्शन है जो कि ठीक ठाक है, पूछी भी जा सकती है, नहीं भी पूछी जा सकती, क्योंकि आपके सिलेबस में और रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है, और आपके सिलेबस में पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। बट होता क्या है कि कभी कभार हम अच्छे अच्छे को देखते हैं, टफ टफ क्वेश्चन को देखते हैं, और आते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज माइंड पर रखनी है, अगर सिंपल लग रहा है तो उसे छोड़िए मत, एक बार तो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो विल्समेयर और गटरमैन कॉच क्या है, दोनों इस यूनिट के अंदर इंक्लूड होती है, पर दोनों रिएक्शन बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, दोनों में आपका सेम काम करना है, पर दोनों की रिएक्शन कंडीशन अलग अलग है, बाकी सब चीजें सेम, ओके। तो ये था आपका 6 यूनिट, यहाँ पर हमारी सारी यूनिट्स कवर होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस पर हमारी बच्ची स्टीरियो केमिस्ट्री की यूनिट, जो मैं आपको कब बताऊंगी, मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप थ्योरी ऐड करूंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर अगर वो मैं ऐड करती थोड़ी लेंथी हो जाती, क्योंकि दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हुए, तो होप आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल हुआ हो, कुछ भी चीज है। और अगर आपको कोई भी मटेरियल में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स नहीं हो रहे, तो मुझे आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगी, जितना मेरे पास होगा मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो अभी वीडियो को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।